तो आज आधुनिक काल पे बातचीत होना है। और इससे पहले जो हम लोग बातचीत कर चुके आदिकाल पर और भक्ति काल पर, यानी भक्ति काल पर 2 क्लासें होंगी, रीति काल पर 1 क्लास हुई, यानी कि टोटल मिलाकर के रीति काल तक हम लोग अच्छे से तैयारी कर लिए। आज जो नंबर आपका है आधुनिक काल का है। आधुनिक काल थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि इसमें आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ये नया भी है। इसमें नई नई रचनाएं, नई नई चीजें, नए नए तथ्य यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। तो इसको हम लोग 2 भागों में बातचीत करेंगे आधुनिक काल में। क्या चीज भैया? अच्छा, हमको देख के लग रहा है? अरे हमको देख के ना लगे, हमको तो जो मिलता पहन लेते हैं, है ना। और कमरे के अंदर वैसे भी ठंडक कम रहती है ना। ठंडक कमरे के अंदर वैसे भी कम रहती है, ठीक है। और चले भाई, आधुनिक काल पे बातचीत होती है। तो आधुनिक काल शुरुआत होती है भारतेंदु युग या भारतेंदु पूर्व युग, यानी भारतेंदु से पहले भी, यानी कि 1843 से 1868 के बीच का भी समय था, उस पर भी बातचीत होना है। यानी कुल मिलाकर के आज हम लोग द्विवेदी युग तक बातचीत करेंगे, यानी 1918 ईस्वी तक बातचीत करेंगे। कल हम लोग छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी और नई कविता पर बातचीत करेंगे। तो शुरुआत होती है पहले से 19वीं शताब्दी से। कहां से? 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान, अभिधान को मतलब नाम या संज्ञा दिया गया है। तो यानी कि सबको पता है 19वीं शताब्दी के बाद, यानी 19वीं शताब्दी से लेकर के आज तक 1900 से आज तक का जो कालखंड है, इसको हिंदी इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है? आधुनिक काल नाम दिया है। अलग अलग विद्वान थोड़ा सा अलग अलग नामकरण किए हैं, लेकिन सामान्यतः इसको आधुनिक काल माना गया है। समय सीमा यदि सन में पूछ लिया जाए तो 1843 ईस्वी से। कहां से? 1843 ईस्वी से आज तक का जो समय है, ये आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाता है। और इस आधुनिक काल को आगे चल के फिर उपभागों में या युगों में बांटा गया, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और फिर नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, आज की कविता, कई काव्य आंदोलनों में बढ़ता चला गया। तो 1843 से लेकर के आज तक आधुनिक काल। और आधुनिक काल के संबंध में भी, नामकरण के संबंध में थोड़ा सा यहां पर मतभेद है। भाई सबसे ज्यादा मतभेद जो था वो आदिकाल पे था, सबसे कम मतभेद जो था नामकरण को लेकर के तो वहां पर भक्ति काल था। फिर रीति काल पर आदिकाल से थोड़ा सा कम हुआ, आधुनिक काल में रीति काल से थोड़ा सा कम हुआ। यानी कि सबसे ज्यादा मतभेद जो था नामकरण में वो आदिकाल पर, फिर रीति काल पर, फिर आधुनिक काल पर और फिर भक्ति काल पर। भक्ति काल के नामकरण पर सबसे कम मतभेद हुआ, सबसे कम विवाद हुआ है। तो यहां पर भी कई नाम हैं, आधुनिक काल के भी 4-5 नाम दिए गए। जैसे कि आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? गद्य काल नाम दिया। क्या कहा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया। तो यह अभिहित किया गया, गद्य काल कहते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पता होगा, इससे पहले वाली क्लास में लोग बातचीत किए थे, जो पहली क्लास थी, कि वहां पर बताया गया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नामकरण किया है वो दोहरा नामकरण पद्धति अपनाई है, यानी प्रत्येक काल के 2-2 नाम दिए हैं। जैसे कि आदिकाल को आदिकाल और वीरगाथा काल, भक्ति काल को भक्ति काल, पूर्व मध्य काल, रीति काल को रीति काल, उत्तर मध्य काल, और इसी प्रकार से आधुनिक काल को आधुनिक काल और गद्य काल नाम दिया। दूसरा, उनका जो नामकरण था, जो नामकरण किया है, उसमें प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए नामकरण किया है। जैसे आदिकाल में वीरगाथा की प्रवृत्ति थी, वीरगाथा काल नाम दे दिया। भक्ति काल में भक्ति की प्रवृत्ति थी, भक्ति काल नाम दिया। उत्तर मध्य काल में रीति की यानी काव्यांग निरूपण हुआ, रीति काल नाम दे दिया। अब आधुनिक काल में गद्य रचनाओं का या गद्य विधाओं का विकास हुआ, गद्य विधाएं नई नई आने लगी, चाहे उपन्यास हो या फिर नाटक है या और भी गद्य विधाएं हैं उनमें, तो यहां पर गद्य काल नाम दे दिया। तो इस प्रकार से गद्य काल नाम दिया किसके द्वारा दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो आधुनिक काल के हैं, तो वो कौन कौन से नाम हैं? जैसे एक आधुनिक काल ही नाम है। क्या नाम है? आधुनिक काल। आधुनिक काल लगभग प्रायः ज्यादातर विद्वानों ने मान लिया आधुनिक काल, लेकिन जो परीक्षा में आपके पूछा गया अब तक, वो कौन कौन से विद्वान हैं जो आधुनिक काल को आधुनिक काल कहते हैं? एक तो नाम आता है राम कुमार वर्मा का। इसका है राम कुमार वर्मा जी हो गए। तो राम कुमार वर्मा आधुनिक काल को आधुनिक काल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लोग एचपीडी के नाम से भी लिख देते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा बात आती है गणपत चंद्रगुप्त।
गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, 1965 में प्रकाशित हुआ। तो गणपति चंद्र गुप्त, ये 3 नाम याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, ये 3 लोगों ने आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा दी है। गद्य काल जो नाम दिया गया है बिल्कुल आसान सा है। तो गद्य काल जो नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया? गद्य काल नाम दिया। इसके अलावा इसको नवीन काल भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नवीन काल। नवीन काल का मतलब नया काल। ये किसने दिया? बाबू गुलाब राय ने। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा? तो बाबू गुलाब राय ने आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा दी। इसके अलावा इसको वर्तमान काल भी कहा गया। क्या कहा गया? वर्तमान काल, नवीन वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसने कहा है? तो मिस्र बंधुओं ने इसे क्या नाम दिया है? वर्तमान काल नाम दिया। तो मिस्र बंधु वर्तमान काल। इसके अलावा इसको साहित्य काल भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? साहित्य काल नाम दिया गया। तो साहित्य काल नाम किसने दिया है? तो साहित्य काल नाम देने वाले पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। कौन है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। तो ये विद्वान हैं जो आधुनिक काल को आधुनिक से अलग कुछ अलग अलग नाम यहां पर दिए गए। फिर से ध्यान देंगे, आधुनिक काल में कहने वाले राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। गद्य काल कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी, नवीन काल कहने वाले बाबू गुलाब राय, वर्तमान काल कहने वाले मिस्र बंधु और साहित्य काल नाम देने वाले पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जी हैं। ये आधुनिक काल के कुछ नाम हैं जो थोड़ा सा फेमस हैं। नए जमाने की मुकरी। भाई मुकरी लिखने के लिए पहेली, मुकरी, सपने, ये सब कौन लिखता था? अमीर खुसरो लिखते थे आदि काल में। लेकिन आधुनिक काल में यानी कि भारतेंदु युग में जो मुकरियां लिखी गई उनको कहा गया नए जमाने की मुकरी। और लिखने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में, किस रचना में देसी राजाओं को रासभ यानी कि गधा कह के संबोधित किया है? तो देसी राजाओं को गधा किसमें कहा गया? रासभ किसमें कहा गया? तो भारत दुर्दशा नाटक में कहा गया है। खड़ी बोली के समर्थकों को, किसको? खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कह दिया? तो खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहने वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इनका एक बहुत फेमस ग्रंथ है उद्धव शतक। उद्धव शतक बहुत फेमस है। अगला है प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? तो प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह की। किसकी? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता। एक संपत्ति शास्त्र के नाम से लिखी गई रचना। भैया संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है? कई बार पूछा गया। हाँ, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। बिल्कुल, तो यहां पर भ्रमित नहीं होना है। प्रेम संपत्ति लता कहा जाए तो ठाकुर जगमोहन सिंह और संपत्ति शास्त्र कहा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया? बात अभी हुई है, गद्य काल नाम दिया। क्या नाम दिया? गद्य काल नाम दिया है। आगे बात आती है ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? यानी आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अच्छे कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये वही जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जो खड़ी बोली के समर्थकों को, किसको? खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कह के संबोधित किए थे, वही जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। उद्धव शतक के लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। भी चर्चा हुई थी कि हठी और मूर्ख कह के संबोधित किया गया था किसके द्वारा? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। और इनका ग्रंथ क्या है? उद्धव शतक, बहुत फेमस है। रत्नाकर का उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया? भाई जब ब्रज भाषा के घोर समर्थक थे, ब्रज भाषा के घोर समर्थक थे और ब्रज भाषा के अच्छे कवि हैं आधुनिक काल के, तो ब्रज भाषा में उद्धव शतक लिखेंगे। भाई बहुत फेमस ग्रंथ है इनका। उद्धव शतक में छंद है, यानी कितने छंद हैं? तो 118 छंद है। उद्धव शतक में कुल कितने छंद हैं? 118 छंद हैं। वैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में संभवतः हो सकता है ना भी पूछा जाए, बहुत कम पूछा जाए, क्योंकि ये उसमें पूछा जाएगा जहां पर यह रचना लगी होगी, वहां पर ज्यादा संभावना बनती है। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी। बहुत लोग प्रताप नारायण मिश्र पे चले जाएंगे, तो प्रताप नारायण मिश्र पे नहीं जाना है। ये कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। और बाल मुकुंद गुप्त जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच संयोजक कड़ी का काम करते हैं, दोनों को मिलाने वाला या दोनों के संधि काल के कवि कहे जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। मनोज सोनकर ये बड़े प्रसिद्ध काव्यकार हैं, यानी कवि हैं, और इनकी रचनाएं यहां पर दी गई है 3। कौन? घंटाघर, शोषित नामक, दोहांगना।
शोषितनामा, दोहांगना और घंटाघर, ये 3 ग्रंथ यहां पर दिए गए, 3 कविताएं दी गई। यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मनोज सोनकर का कौन सा काव्य ग्रंथ इसमें से नहीं है, वहां पर तो नहीं वाला हटा दिया गया और 3 यहां पर दे दिए गए, घंटाघर, शोषितनामा और दोहांगना। आपको यह नहीं समझना है कि मनोज सोनकर ने केवल 3 ही ग्रंथ लिखे हैं, और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन विकल्प के आधार पर यहां पर 3 ग्रंथ थे, इसलिए तीनों का नाम यहां पर दिया गया है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु ने हिंदी को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र की खूब प्रशंसा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला एक कथन है रामविलास शर्मा जी का, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। वैसे जनवादी शब्द अगर दिखाई पड़ जाए तो जनवादी शब्द का ज्यादातर जगह पर प्रयोग जो किया गया रामविलास शर्मा जी के द्वारा ही किया गया। यदि कभी बाई दबे तुक्का मारना पड़ जाए जनवादी हो तो आप रामविलास शर्मा को लगा सकते हो। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया? तो आधुनिक काव्य में कुछ भी पूछा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर आप सही हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनोज सोनकर का काव्य संग्रह कौन सा है? यहां पर 3 ग्रंथ देखो और बढ़ गए, कौन कौन है? स्नानागार, गजलगंध और चित्राधार। चित्राधार के नाम से जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा, शायद आगे भी आएगा, जयशंकर प्रसाद कल पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो चित्राधार के नाम से जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है। यहां पर चित्राधार, स्नानागार और गजलगंध ये किसके हैं? मनोज सोनकर का काव्य संग्रह है। चंद्रकांत देवताले का काव्य संग्रह है, तो यहां पर भी चंद्रकांत देवताले का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है ऐसा प्रश्न पूछा गया होगा। और यहां पर 3 विकल्प दिए गए, पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून से और उसके सपने, ये 3 ग्रंथ दिए गए जो चंद्रकांत देवताले के काव्य संग्रह हैं। भारतेंदु की समस्त रचनाओं का या काव्य रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? तो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। किस नाम से? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से भारतेंदु के समस्त रचनाओं का संकलन किया गया। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन हो जाएंगे? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हुए। ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नति होती है। ये किसका विचार था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। ये किस विद्वान के संबंध में है? तो ये बिल्कुल आसान है, यहां से आप समझ लोगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशल। ये दोहा किसका? बहुत फेमस है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा गया। किसके बारे में? भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा के बारे में या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा गया है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बैसवारा, तो बैसवारा जो क्षेत्र है ये हम लोगों का क्षेत्र है, यानी कानपुर से लेकर के इधर फैजाबाद का कुछ भाग, सुल्तानपुर का कुछ भाग, ये सब बीच का जो भाग है ये बैसवारा है। यहां की बोली बैसवाड़ी कही जाती है, जिसको अवधी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बैसवारा देख करके हम लोग बनारस को नहीं समझ जाएंगे कि यहां पर बहुत लोग भ्रमित होकर के किसके ऊपर चले जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मान लेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका उत्तर नहीं होंगे। तो वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी कि इन पंक्तियों का संबंध किस विद्वान से है? तो भाई प्रताप नारायण मिश्र से। बैसवारे की बात आए प्रताप नारायण मिश्र सही होंगे। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ये कौन लेखक थे? किसके बारे में कहा गया शुक्ल जी के द्वारा? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा। किसके द्वारा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा कहा गया। बहुत फेमस है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के साहित्यकारों में। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया, यानी भारतेंदु को किस नए नाम से अभिहित किया गया? दूसरा नाम क्या है? तो पुनर्जागरण काल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारतेंदु युग का दूसरा नाम पुनर्जागरण काल भी रखा गया है।
किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतीय युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? तो सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका एक ऐसी पत्रिका जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यहां से ध्यान दीजिएगा, इसी पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को आधार बना करके भारतीय युग का अवसान होता है और द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है। यानी कि यदि कभी कहा जाए कि भारतीय युग की समाप्ति का सूचक कौन सी पत्रिका है, तब सरस्वती पत्रिका, और द्विवेदी युग के आरंभ की सूचना देने वाली पत्रिका कौन सी है या किस पत्रिका से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है, तब भी आप सरस्वती पत्रिका बताओगे। सरस्वती पत्रिका बड़ी फेमस पत्रिका है हिंदी साहित्य के लिए। दूसरा, 1900 ईस्वी में प्रकाशन इसका शुरू हुआ 1 जनवरी 1900 ईस्वी से, और इसका जो संपादन शुरू हुआ उसमें पूरा एक संपादक मंडल था। तो संपादक मंडल के द्वारा पहले संपादित होता था, और इस सरस्वती पत्रिका के संस्थापक जो थे वो कौन थे? चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष इस सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे, लेकिन प्रथम संपादक के रूप में अगर बात किया जाए तो पूरा एक संपादक मंडल था, लेकिन व्यक्तिगत रूप में इसका प्रथम संपादक जो बना वो कौन बना? बाबू श्याम सुंदर दास जी बने। लेकिन 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक जो प्रकाश संपादन किया गया वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। तो बहुत फेमस आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। कब से कब तक? तो 1903 से 1920 ईस्वी तक 17 साल तक रहे। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना। कैसी रचना? अतुकांत। अतुकांत का मतलब क्या है कि ऐसी कविता जिसका अंत तुक से ना हो। ऐसी कविता जिसका अंत तुक से ना हो। तुक क्या है? रीमिंग वर्ड, यानी कि हम लोग जो कविता पढ़ते हैं तो छंद के अंत में राम श्याम घनश्याम इस प्रकार से आता, मिलते जुलते शब्द, वैसा ना हो, तुकांत ना हो। तो यहां पर क्या कहा गया कि मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? तो मेघनाथ वध। मेघनाथ वध जो है ये अतुकांत रचना मैथिली शरण गुप्त की है। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो अनघ। अनघ के भी रचनाकार गुप्त जी ही हैं। अगला है, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में किया गया? तो विकट भट्ट में किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत फेमस है। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1800 ईस्वी में। कहां पर हुई? कलकत्ता में। कहां पर हुई? कलकत्ता इसमें हुई थी। दूसरा, इसमें जो मुंशी थे, भाषा मुंशी, मुख्य रूप से देखा जाए तो हम लोगों को मिलते भाषा मुंशी के रूप में 2 लोग मिलते हैं। कौन कौन? एक लल्लू लाल और एक सदल मिश्र। ये 2 नाम मिलते हैं। क्या ये 2 ही नाम नहीं थे? और भी भाषा मुंशी थे, लेकिन उनका नाम थोड़ा सा गौड़ रूप में लिया जाता है। जैसे कि यहां पर एक नाम दिया गया गंगा प्रसाद शुक्ल का। तो गंगा प्रसाद शुक्ल, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र और भी कई विद्वान हैं जो भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। तो आपके नोट्स में दिया गया है, क्लास नोट्स वाले में, वहां पर आपको सभी भाषा मुंशी मिल जाएंगे। वैसे आपकी परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो यही 2 नाम पूछे गए अब तक, एक लल्लू लाल जी और एक सदल मिश्र। तो संभावना इन्हीं की बनती है, यही दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाएगा। आगे बात आती है भारतेंदु का प्रेम सरोवर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कई रचनाएं हैं जिनका नाम प्रेम से शुरू होता है। प्रेम सरोवर, प्रेमा सुवर्णन, प्रेम प्रलाप, है ना, इस प्रकार से प्रेम माधुरी। तो ये क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। भारतेंदु जी ने विजय पताका की रचना की। कब की? अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में। अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, हिंदुस्तानियों की नहीं, अंग्रेजों की मिस्र पर जब विजय हुई थी उसकी खुशी में एक कविता लिखी थी, विजय ने विजय पताका। क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलाम था। उस समय हमारा देश अंग्रेजों को गुलाम था, यानी हमारे देश में जो हुकूमत चलती थी वो अंग्रेजों की चलती थी। अगर जो अंग्रेज जीते तो समझते हम जीते, यानी हमारा हिंदुस्तान जीता। तो हमारा हिंदुस्तान यानी अंग्रेजों ने कब जीता? मिस्र पर जब विजय प्राप्त किया अंग्रेजों ने, तब ये खुशी में लिखी गई थी। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। तो भारतेंदु मंडल में कई रचनाकार हैं, खैर यहां पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर क्या? बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये भारतेंदु मंडल के नहीं है। भारतेंदु मंडल में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन और बाल मुकुंद गुप्त, इस प्रकार के कई साहित्यकार यहां पर दिए गए। यह आंख बड़ी बला है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह लिखा है किसने? बालकृष्ण भट्ट जी ने। बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या लिखा? यह आंख बड़ी बला है। बला मतलब ताकत। इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। निज भाषा उन्नति है, बहुत फेमस है, बात अभी हो चुकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। कई जगह पर आपको मिल जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारा नहीं दिया, प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहां पर गलत हो जाएंगे, सही नहीं होंगे।
भारतीय युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता की है किसमें? ब्रजभाषा में। यानी ध्यान दीजिएगा, भारतीय युग में जो काव्य ग्रंथ लिखे गए वो ब्रजभाषा में लिखे गए, लेकिन जो गद्य लिखा गया वो सामान्यतः खड़ी बोली में लिखा गया है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। भारतेंदु की वह रचना जो पयार छंद में लिखी गई, किस छंद में? पयार छंद में लिखी गई। तो पयार छंद में प्रात समीरन लिखी गई, प्रात समीरन पयार छंद में लिखी गई है। जो हो मैंने आप कई बेर, बेर का मतलब बार, बेर का मतलब क्या है? बार, परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन किसका? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कई बार सोचे कि हम जो खड़ी बोली है उसमें कविता बनाऊं, लेकिन बन नहीं सकी। केवल दो ही रचनाएं इनकी फेमस हैं जो खड़ी बोली में लिखी गई, एक फूलों का गुच्छा, एक दशरथ विलाप, दो हैं, बाकी की सब ब्रजभाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी। तो व्याकरण के नियमों की दृष्टि कहां पर नहीं थी? भारतीय युग में। भाई द्विवेदी युग तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थी है, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ही। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बड़े अच्छे वैयाकरण थे, बड़े अच्छे व्याकरण, व्याकरण के बहुत अच्छे जानकार थे। और आज जो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का व्याकरण जो व्यवस्थित है, अच्छी तरीके से लिखा गया, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आए तब व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग ज्यादा होने लगा, बाकी उनसे पहले भारतीय युग में व्याकरण पर दृष्टि नहीं पड़ी। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, किसने कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा के संबंध में? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया। ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत, आधुनिक गद्य का जनक, आधुनिक गद्य का जनक, आधुनिक काल का जनक, ये कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भाई बहुत फेमस है, भारतीय युग की विशेषता है। वैसे आगे चलकर द्विवेदी युग में भी समस्या पूर्तियां हुई, लेकिन बहुत कम, नाम मात्र की हुई। इसलिए जब भी कभी पूछा जाए कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो समस्या पूर्ति मात्र और मात्र भारतीय युग की विशेषता आपको बतानी है। अगला है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यानी कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाए, इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद नहीं है, ये अयोध्या प्रसाद खत्री जी हैं, जो कविता के लिए, किसके लिए? काव्य के लिए, कविता के लिए खड़ी बोली अपनाने के लिए आंदोलन चलाया था। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण का मिलन वर्णित है? भाई साकेत में भैया कुल कितने सर्ग हैं, कोई बताएगा? साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं ना, और द्वादश यानी 12वें सर्ग में ही, किसमें? 12वें सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन हो गया। भाई उर्मिला की विरह दशा, उर्मिला को केंद्र में रख करके ही साकेत लिखा गया था। अब साकेत में लक्ष्मण उर्मिला मिल गए, काम खत्म हो गया। यानी कि अंतिम सर्ग में, किसमें? अंतिम सर्ग में, यानी कि द्वादश यानी 12वें सर्ग में मिलन हुआ है। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्यकृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण, बड़ी फेमस है, हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण किस काव्यकृति को कहा गया? तो जय भारत को। किसको? जय भारत को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया। हिंदू हृदय सम्राट किसको कहा गया था? किस रीतिकालीन कवि को? या हिंदू दरबारी का या हिंदू कवि कहा गया था ना? तो भूषण को कहा गया था, कल भी चर्चा हुई थी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अपनी जमीन की आकृति, अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें समकालीनों से अलग कर देती है। यह कथन किसका? यानी ज्ञानेंद्र पति के संबंध में। भाई ज्ञानेंद्र पति की एक रचना बहुत फेमस है, कोई बताएगा नाम क्या है इसका? ज्ञानेंद्र पति की रचना, हाँ, संशयात्मा के नाम से इनकी एक बड़ी फेमस रचना है। तो अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की एक ऐसी विशेषता है जो उन्हें समकालीनों से अलग कर देती है। यह कथन किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। किसका? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का है। लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है, लीलाधर जगुड़ी का। लीलाधर जगुड़ी बहुत फेमस है। महाकाव्य के बिना, क्या लिखा? महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी भय भी शक्ति देता है। महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी भय भी शक्ति देता है। इन काव्य ग्रंथों के रचनाकार कौन है? लीलाधर जगुड़ी जी हैं।
अगला आता है, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ? यानी कि छायावाद का जन्म किस द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति के विरोध में हुआ? तो यहां पर किसका उदय हुआ? इतिवृत्तात्मकता। भाई इस युग की विशेषता एक थी इतिवृत्तात्मकता। तो इतिवृत्तात्मकता के विरोध स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ है। भाई छायावादी काव्य, हाँ क्या चीज? कथात्मक शैली, कथात्मक आख्यान शैली, कथात्मक शैली, कथा के माध्यम से कहना, ऐसा कहा गया। दूसरा, और ये इसी युग की विशेषता है, छायावाद द्विवेदी युग की विशेषता है। यदि आपको पूछा जाएगा भारतीय युग की विशेषता, समस्या पूर्ति बहुत पूछते हैं, और इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है, तो इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की विशेषता है, खूब फेमस और खूब पूछी जाती है। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है प्रकृति का सामान्य चित्रण। भाई ध्यान दीजिएगा, छायावाद में प्रकृति का चित्रण किया गया, छायावाद में प्रकृति का चित्रण किया गया, लेकिन सामान्य परिचय नहीं किया गया, सामान्य चित्रण नहीं किया गया, आलंबन रूप में चित्रण किया गया, उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद के कई नाम थे, एक कलाधर भी नाम है। क्या नाम है? कलाधर भी नाम है। इनको झारखंडी भी कहते थे। क्या कहते थे? झारखंडी भी एक इनका नाम है। तो झारखंडी और कलाधर इनके दो नाम बहुत फेमस हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 छायावाद के क्या है? आधार स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद का भाई जन्म 1889 में हुआ था। कब? 1889। निराला जी का कब हुआ? यहां पर विवाद है, कहीं 1897, कहीं 96, कहीं 98, कहीं 99 ऐसे मिलता है। और महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत का कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में। तो इनको क्रम की दृष्टि से देखोगे तो क्रम की दृष्टि से भाई ये क्या हो जाएंगे? प्रसाद, निराला, प्रसाद, निराला और पंत, फिर महादेवी वर्मा। ये याद रखिएगा। यहां से एक चीज और याद रखिएगा, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा कौन है? तो भाई ब्रह्म जो हो जाएंगे आपके प्रसाद जी हो जाएंगे, और विष्णु कौन हो जाएंगे? पंत जी हो जाएंगे। निराला क्या हो जाएंगे? रुद्र। इनको महेश कहते हैं। क्या कहते हैं? महेश या रुद्र कहते हैं। महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा कहा गया। क्या कहा गया? शक्ति या दुर्गा कहा गया। फिर आगे बात आती है छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक। तो छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक, कड़वे आलोचक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भैया किसका मैं खुला बंद कर दूं। आगे, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? भाई कामायनी आधुनिक काल का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, आनंदवाद की स्थापना में लिखा गया, और कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। क्या है? 1935 में प्रकाशित हुआ, और इसमें कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ये 15 सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये क्रम की दृष्टि से वहां पर पूछ लिया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से क्रम मिला करके बताओ। तो वहां पर, यहां पर हमने कई जगह पर दिया थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एक साथ देंगे तो याद नहीं हो पाएगा, इसलिए शुरुआत के 4 यहां पर दिए गए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये कितने? 5 सर्ग यहां पर दिए गए। 5 सर्ग आगे, फिर 5 सर्ग आगे, यानी 15 सर्ग आपके साथ हो जाएंगे। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये 5-5 करके याद कर लो, याद हो जाएगा। दूसरा, चिंता से शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? चिंता से, यानी कि पहला सर्ग है। चिंता क्या है? पहला सर्ग है। और अंतिम सर्ग क्या होगा? आनंद। अंतिम सर्ग क्या होगा? आनंद, क्योंकि आनंदवाद की स्थापना के लिए जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत फेमस है। इनकी काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? 3 संग्रह यहां पर दिए गए। गर्म हवाएं, काठ की घाटियां या घंटियां और जंगल का दर्द। गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, ये इनके 3 काव्य संग्रह हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है, तो यहां पर 3 काव्य संग्रह दिए गए, आतुकांत, दीप देहरी द्वार और कंचन मृग। कंचन मृग बड़ा फेमस है, पूछा जा चुका है। तो कंचन मृग के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ये लक्ष्मीकांत वर्मा वही है जिन्होंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था। भैया क्या नाम था इनका? नई कविता के
हाँ, नई कविता के प्रतिमान, ये बहुत फेमस इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसी से मिलता जुलता है कविता के नए प्रतिमान, ये किसने लिखा? कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान जो लिखा गया, ये नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया। दोनों बहुत गड़बड़ करते हैं हम लोग, गलत कर जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नई, यहां पर क्या है? नई, और यहां पर क्या? लक्ष्मी। तो स्त्रीलिंग इधर, स्त्रीलिंग इधर, दोनों को मैच कर लो, क्लियर हो जाएगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह यहां पर दिए गए, नीली रेखा तक, नीली रेखा तक, व्यक्तिगत और गांधी पंचसती। नीली रेखा तक, व्यक्तिगत और गांधी पंचसती, ये इनकी 3 कविताएं यहां पर दी गई भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र की बड़ी कई कविताएं जो बहुत फेमस हैं, अभी आगे आएंगे परीक्षा यहां पर। बज्ञान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बड़ी फेमस पंक्तियां हैं यहां पर भाई। ऐसी पंक्तियां देख करके हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र भी पहुंच जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेम माधुरी में लिखा, कहां पर लिखा? प्रेम माधुरी में लिखा, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। वैसा मिलता जुलता लग रहा है। जबकि यहां पर वियोग के बारे में कौन लिख रहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन लिखते हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता है ये। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और रत्नाकर कृत गंगा अवतरण, बहुत फेमस है गंगा अवतरण, जिसमें गंगा जी के अवतरण की कहानी कही गई है। ये किसके द्वारा लिखा गया? यानी गंगा अवतरण किसके द्वारा लिखा गया भाई? जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसके द्वारा? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा लिखा गया। यहां पर देखो छूटा, अच्छा छंद पूछा गया, जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, छंद भाई रोला है। छंद क्या है? रोला है। हमने बात किया रचनाकार का। अच्छा, रत्नाकर आगे लिखा ही है। रत्नाकर का गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? तो रोला छंद में। रचनाकार पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। कामायनी के सर्गों का सही क्रम देखो, फिर से आ गया। कामायनी के सर्गों का फिर से क्रम आ गया। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, हम लोग 5 पढ़ के आए। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना हम लोग पढ़ के आए। यहां पर क्या है? लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न। ये 5 फिर यहां से याद कर लो, आगे 5 फिर आ जाएंगे। तो लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, 4-5 पढ़ोगे याद हो जाएगा। लिख लिख के याद करो, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी जाती है, बड़ी फेमस है। छायावाद की पहली कविता कैसे कहा गया? तो कुररी के प्रति, जो पांडे में मुकुटधर पांडे जी के द्वारा लिखी गई और सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कब? 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। कुररी के प्रति, कौन सी है? कुररी के प्रति। अगला है, किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? यानी कि ये कथन किसके संबंध में है, किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये डॉक्टर बच्चन सिंह वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था। क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। भैया इसका प्रकाशन वर्ष क्या है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का? 1900 कितना है? 1996 है। अच्छा, 1996 ईस्वी में एक इतिहास ग्रंथ को व्यास सम्मान दिया गया था। बिल्कुल, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास। गुड। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना गया है। तो किस पुस्तक को, या कौन सी लंबी कविता को? तो महाराणा का महत्व को माना गया। लहर बहुत फेमस है, ये लंबी कविताएं इसमें संकलित हैं। कुल कितनी कविताएं हैं? तो 4 कविताएं। कौन सी है? 4 कविताएं इसमें संकलित हैं। सुमित्रानंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख माध्यम रहा है। तो सुमित्रानंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम का गीत काव्य। क्या है? गीत काव्य है। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? तो भवानी प्रसाद मिश्र के कई काव्य संग्रह हैं। इनमें से तूस की आग, तूस की आग, ये इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है। अच्छा, महादेवी वर्मा के कौन सा काव्य ग्रंथ है, कौन सी रचना जो उनके मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुई? भैया कोई बताएगा? महादेवी वर्मा की कौन सी है? नहीं, पहले नहीं, अग्निरेखा। गुड। यानी अग्निरेखा उनकी एक ऐसी रचना है जो उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। गुड। श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है, यहां पर दिए गए 3।
गरुड़ किसने देखा है, जलसाघर और दिनारंभ। यहां पर ध्यान दीजिएगा भैया, जहां पर 3-3 रचनाएं दी गई हैं, पूछा गया है फलाने का ये रचना है, तो वहां पर 3-3 जहां पर दी गई, तो आपको समझ जाना ये प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया था और वहां पर नहीं पूछा गया कि इनकी रचना कौन सी नहीं है, उसको है में कन्वर्ट करके आपको दिया गया, क्योंकि नहीं वाला आता तो बड़ा विवाद होता वहां पर। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध देहरादून से है, यानी देहरादून का रहने वाला कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। उत्तराखंड वाले लोग भैया जरूर याद रखो, शमशेर बहादुर सिंह को, सुमित्रानंदन पंत को, ये बड़े साहित्यकार हैं, आपके लोक साहित्य में भी मिलेंगे और हिंदी साहित्य में भी आपको मिलेंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह को खूब अच्छे से पढ़ना है, सुमित्रानंदन पंत को भी खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोनों में आपके काम करेंगे। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी, युगवाणी ग्राम्य, यानी पंत की कौन सी रचनाएं मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हैं, तो युगवाणी और ग्राम्या हो जाएंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, रजस्यकर। हमने जब पंत जी की रचनाएं पढ़ाई होंगी क्लास में, तो वहां पर क्या बताया था, उग्र विपंगु, एक सूत्र बताए थे, उग्र विपंगु बताए थे। तो उग्र विपंगु का मतलब क्या है, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये क्रम बताए थे। तो यहां पर देखो वीणा आ ही गई, पल्लव आ गया, गुंजन आ गया, यानी 3 बिल्कुल सही हो गए, चौथा 5वां हो ही जाएगा। अगला, बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है, सुमित्रानंदन पंत को समर्पित है। पंत की यानी बच्चन की कविता है बहुत फेमस, सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत। हिंदी में नव चेतनावाद का प्रचारक कौन है, हिंदी में नव चेतनावाद का प्रचारक सुमित्रानंदन पंत को माना गया है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अज्ञे जी ने ये किस सप्तक की भूमिका में घोषित किया था, तो द्वितीय सप्तक की भूमिका में। किसमें, द्वितीय सप्तक की भूमिका, यानी 1951 में ये बात कही थी। यानी जब अज्ञे जी के, यानी जो सप्तक का संपादन हुआ, प्रयोगवाद का प्रारंभ हो गया, प्रयोगवाद कहा गया, तो प्रयोगवादी कवि कहना इनको बड़ा खला था कि हमें प्रयोगवादी क्यों कहा जा रहा है, इस संबंध में इन्होंने ये बात कही थी। आगे, प्रमथ्यु गाथा बहुत पूछी जाती है, लंबी कविता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमने लंबी कविताएं लिखी हैं, ये इनकी विधा भी आपसे पूछी जा सकती है, या निम्नलिखित में से कौन सी रचना लंबी कविता है या कौन सी लंबी कविता नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धर्मवीर भारती के प्रमथ्यु गाथा। सरिताओं में सोम दुह रहा, सरिताओं में सोम दुह रहा, वह अहीर मतवाला। पंक्ति के रचनाकार कौन है, नरेश मेहता है। मैं नवागत का वह अजित अभिमन्यु हूं, मैं नवागत का वह अजित अभिमन्यु हूं, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित। ये पंक्ति किसने लिखी है, कुंवर नारायण ने। कुंवर नारायण बहुत फेमस साहित्यकार हैं भाई, ये शायद फैजाबाद करने वाले हैं क्या, कुंवर नारायण, सही है, फैजाबाद है, यानी अयोध्या, अच्छा फैजाबाद के हैं, बिल्कुल। आत्मजयी इन्हीं की रचना है, बहुत फेमस है। अच्छा, सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपए का पुरस्कार दिया था। सोचो 2100 रुपया, आज हो तो कम से कम लाखों में पहुंच जाएगा। 2100 रुपए का पुरस्कार मिला था, किस पुस्तक के लिए, 1949 में, अपरा के लिए। किसके लिए, अपरा ग्रंथ के लिए। निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया। तो भाई मुगल शासन की बात हो रही, दिल्ली की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल्ली कविता में, कौन सी कविता में, दिल्ली कविता में निराला जी ने यह बात कही थी। आगे बात आ रही, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रणेता, मुक्तक छंद के प्रणेता, रबर छंद, केचुआ छंद के प्रणेता भाई कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस संबंध में सबको ज्ञात होगा, सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि निराला जी ने एक कविता लिखी थी, जूही की कली। कौन सी, जूही की कली लिखी थी। किस छंद में, मुक्तक छंद में लिखी थी शायद, और ये ले जाकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी को छपने के लिए दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसमें अश्लीलता का आरोप लगा करके इसे छापने से मना कर दिया। अब बाद में प्रकाशित हुई, लेकिन जब ये प्रकाशित हुई, इस पर बड़ा आरोप लगा मुक्तक छंद का, कि मुक्तक छंद में लिखी गई, रबर छंद में लिखी गई, केचुआ छंद में लिखी गई, यानी इसको रबर छंद, केचुआ छंद कह करके इसकी हंसी उड़ाई गई थी, मजाक उड़ाया गया था। स्थिति ये हुई, जिसका मजाक उड़ाया गया, आज वही काम सब लोग कर रहे हैं। यानी आज अधिकतर कविताएं जो लिखी जा रही है मुक्तक छंद में लिखी जा रही हैं, इतना फेमस ये छंद हो गया। लेकिन पहले जब निराला जी ने इसका प्रयोग किया, शुरुआत की प्रवर्तक बने, उस समय इसका मजाक उड़ाया गया था। मुक्तक छंद के, स्वच्छंद छंद के प्रणेता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यामा के लिए, यामा बहुत फेमस पुस्तक है महादेवी वर्मा की, यानी काव्य संग्रह है, कई कविताओं का संग्रह इसमें किया गया।
1940 में प्रकाशित हुआ था यामा। महादेवी वर्मा को 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई यामा पुस्तक के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार में, जो बहुत बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ। इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 में चिदम्बरा पुस्तक के लिए पंत जी को मिला, 1982 में उर्वशी के लिए दिनकर जी को मिला, 1978 में अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला, फिर 1982 में महादेवी वर्मा को मिला। और 1982 में ये एक योजना ला दी गई या ये नियम ला दिया गया कि अब से आगे चल के किसी भी एक पुस्तक को आधार बना करके ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो 1983 के बाद जो भी पुरस्कार मिले, चाहे वो हिंदी साहित्य के हो या किसी दूसरे साहित्य में, दूसरी भाषा के साहित्य में हो या दूसरी भाषा में हो, वो संपूर्ण कृतित्व को देखते हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। यानी 1982 के बाद महादेवी वर्मा के बाद हिंदी में भी अगर किसी को पुरस्कार मिला है, चाहे वो केदारनाथ सिंह हो, कृष्णा सोपती हो, जो भी हैं, उनको संपूर्ण कृतित्व के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, न कि किसी एक पुस्तक के लिए दिया गया। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो निहार, रस्म, नीरजा, सांदगीत। हमने पढ़ाते समय आपको एक सूत्र बताया होगा, निहार निशाएं, निहार निशाएं बताया हो गया। तो निहार निशाएं का मतलब क्या है? या से भाई यामा हो गया, या से यामा, सा से सांदगीत, सा से सांदगीत हो गया, नी से नीरजा, नी से नीरजा। कुछ लोग कहेंगे सर निहार भी हो सकता है, तो निहार नहीं होगा क्योंकि निहार देखो यहां पर लिखा हुआ है। तो रा से रश्मि, रा से रश्मि, और नी से निहार हो गया। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा। महादेवी वर्मा की रचनाओं का क्रम बहुत पूछा था, तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और आखिरी में आ जाएगा यामा आ जाएगा, बहुत फेमस है। व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? तो नागार्जुन में पाई जाती है। वैसे क्या नाम, निराला में भी कम नहीं पाई जाती है। सानेट के लिए प्रसिद्ध है, सानेट के लिए, तो सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन बहुत प्रसिद्ध है। सानेट लिखने के त्रिलोचन। हाइकू के लिए कौन फेमस है भैया? हाइकू, हाँ, हाइकू के लिए अज्ञे जी हैं। हाइकू के लिए अज्ञे जी जाने जाते हैं और सानेट के लिए त्रिलोचन जाने जाते हैं। हाय यहां मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, हाय यहां मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। ये वही शिवमंगल सिंह सुमन है जिनकी एक बहुत फेमस कविता है मिट्टी की बारात। कैसी है? मिट्टी की बारात। इन्हीं की भैया किसी और की है, मिट्टी की बारात। अच्छा, ये क्या है? इसकी विधा क्या भैया, क्या है ये? शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है, बहुत फेमस शोक गीत है ना। हाँ बिल्कुल। आगे, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्ति किसकी बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की। मैंने जब भी सोचा, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। आप रामचंद्र शुक्ल जी का चित्र देखते होंगे तो उनकी मूछें आपको जरूर याद आती होंगी, है ना। तो यहाँ वही यहाँ पर कहा गया कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। पंक्ति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के कवि कौन है? हाँ केदारनाथ सिंह, सॉरी, हाँ केदारनाथ सिंह है, ऊपर अग्रवाल है। मैंने उसको जब जब देखा, केदारनाथ अग्रवाल है। बाकी मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, केदारनाथ सिंह है। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन है या कवि कौन है? तो केदारनाथ सिंह यहां पर भी हो जाएंगे। मई का एक दिन, मई का एक दिन कविता के लेखक कौन है, कवि कौन है? अरुण कमल है। नाटक जारी है, बहुत फेमस है, नाटक जारी है। ये किस विधा की रचना है? काव्य। ये बहुत फेमस है, खूब पूछी जाती है, नाटक जारी है। तो नाटक जारी है, वैसे नाम से तो लग रहा है आपको नाटक जारी है, लेकिन जारी नहीं है नाटक, यहां पर कविता जारी यानी काव्य है। क्या है? काव्य है। इस पर कहीं कहीं आपको मिल जाता है सरस्वती सम्मान मिला। क्या मिला? सरस्वती सम्मान मिला। ये कहीं कहीं मिल जाता है आपको, जो कि इस पर सरस्वती सम्मान अभी तक नहीं मिला है। सरस्वती सम्मान मात्र 3 लोगों को मिला है अब तक। कितने लोगों को? 3 लोगों को। एक किसको मिला भैया, कोई बताएगा जल्दी से? पहला किसको मिला? हाँ हरिवंश राय बच्चन को मिला। किसके लिए मिला था? हाँ रामदास मिश्र को भी हाल ही में मिला, गोविंद मिश्र को मिला, है ना। तो जो बच्चन, क्या नाम, बच्चन सिंह थे, हरिवंश राय बच्चन, इनको किस पुस्तक के लिए मिला था? यानी जो आत्मकथा लिखी थी 4 भागों में, उसके लिए मिला था। धूल पौधों पर, हाँ धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को मिला। और फिर रामदास मिश्र को किस पर मिला? मैं तो यहां हूं। गुड, यानी 3 लोगों को मिला अभी तक।
समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया? अज्ञे जी अस्तित्ववादी थे। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा? नई कविता को प्रयोगवाद का, ध्यान दीजिएगा, नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? तो गोविंद शर्मा रजनीश। कौन है? गोविंद शर्मा रजनीश ने कहा है। नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो 1954 ईस्वी में शुरू हुआ। कब? 1954 ईस्वी में। कहां से भैया हुआ, कोई बताएगा? नई कविता कहां से आई? इलाहाबाद से। ये प्रकाशन स्थल बहुत पूछते हैं, इलाहाबाद। नई कविता कहां से? इलाहाबाद से। कब? 1954 में। संपादक कौन है भैया? जगदीश गुप्त जी हैं। अगला, श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध ना लिखा होता, श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध ना लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी ना होते। यह कथन किस साहित्यकार का है? बच्चन सिंह का। किसका? बच्चन सिंह का। श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध ना लिखा होता, भाई मगध कविता खूब पूछते हैं, मगध के रचनाकार कौन? श्रीकांत वर्मा जी हैं। तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी ना होते, बच्चन सिंह का मानना है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये किसने कहा है भाई? बड़ी खतरनाक भाषा लिख दी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। भवानी प्रसाद मिश्र को दादा नाम से भी जानते थे क्या, या और कुछ नाम था इनका? एक ऐसा कुछ नाम था खतरनाक, भवानी भाई के नाम से। हाँ गुड, भवानी भाई या मन्ना, है ना? भवानी भाई या मन्ना, मन्ना है तो गांधी का बेटा कहा गया, है ना? हाँ, गांधी का बेटा कह दिया गया, कविता का गांधी कह दिया गया, कविता का गांधी कह दिया। कई क्वेश्चन देखो तैयार हो गए। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र, गांधी का बेटा भवानी प्रसाद मिश्र, मन्ना भाई के नाम से, मन्ना के नाम से कौन लिखता था? भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी भाई के नाम से तो भवानी प्रसाद मिश्र ही हैं। नई कविता को बिंब विधान किसने कहा? नई कविता को बिंब विधान किसने कहा? तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। नए कवियों को संबोधित कविता, नए कवि के प्रति, नए कवि के प्रति के रचनाकार कौन है? तो अज्ञे जी हैं। नाश और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? बहुत फेमस है, गिरिजा कुमार माथुर जी। गिरिजा कुमार माथुर नाश और निर्माण के रचनाकार हैं। प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है, तो प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण किया गया। किसका? मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण किया गया। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता? किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता? तो वैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन कुछ कविताएं इनकी भी मिल जाती हैं, लेकिन विकल्प में जो दिया गया था उसके आधार पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को ही माना गया। नई कविता का केंद्र बिंदु लोक जीवन की अभिव्यक्ति। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने कहा। क्या कहा? मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता। अच्छा, अंधेरे में जो कविता मुक्तिबोध की थी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई भैया, कोई बताएगा? पहले किस नाम से? आशंका के दीप अंधेरे में, यानी सब लोग खूब अच्छे से रटे हो। चलो भाई, आशंका के दीप अंधेरे में, नहीं, अंधेरे में कविता का पूर्व नाम है, पहले का नाम है। तो इस संबंध में क्या कहा? मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जनजीवन, जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह जी ने। मुक्तिबोध की एक ऐसी रचना है जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया था, रोक लगा दी थी। वो पुस्तक थी भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति, यानी अंग्रेजों ने ही केवल रोक नहीं लगाई, अंग्रेजों ने ही केवल प्रतिबंधित नहीं किया पुस्तकों को, हिंदुस्तानी सरकारों ने भी किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने देखो कर दिया भारत इतिहास और संस्कृति को। आत्मजयी जिसकी भी बात हो रही थी, कुंवर नारायण की रचना है, बहुत फेमस है। माया दर्पण भी बहुत फेमस है, श्रीकांत वर्मा की। पटकथा कविता किसने लिखी है? धूमिल ने, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल ने लिखी है। आधुनिकता का अनिवार्य संबंध होता है अतीत से। भाई आधुनिकता का मतलब क्या है? कि जो पुराना था उससे इतर, उससे बदल करके कुछ नया आ गया हो तो अतीत से इसका संबंध होता है। निम्नलिखित में से किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य? तो प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे से जब भी हम बात करते हैं तो इनके एक निबंध बताए थे, कौन सा? हाँ, खरगोश के सींग, बहुत फेमस है, कई परीक्षा में कुछ भी लिया गया है ना, खरगोश के सींग है।
अरुण कमल की काव्यकृति अपनी केवल धार सबूत नए इलाके में। एक रचना पिछली बार पूछी गई थी, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये किसकी है? आपकी बार तो नहीं गलत होगा। एक दिन बोलेंगे पेड़, पिछली बार कई लोग इसको गलत कर दिए थे, है ना? तो राजेश जोशी की है। आयोग ही गलत कर दिया, हम लोग क्या? राजेश जोशी आयोग ही गलत कर दिया था इसको, दूसरे के मान लिया था एक दिन बोलेंगे पेड़, है ना? फिर टीजीटी पीजीटी में दोनों पूछा गया, तो टीजीटी में खैर सही कर दिया गया, पीजीटी में फिर आगे तक से नहीं सही हो पाया। इन रचनाओं को कल नहीं काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रिय प्रवास, भाई प्रिय प्रवास बहुत फेमस, का सन याद रखिएगा 1914। प्रिय प्रवास में 1914। यशोधरा कब है? 1933। यशोधरा कब लिखी गई? 1933 में। कामायनी कब है? तो 1935। कामायनी 1935 में। यामा कब है? 1940 में। यामा 1940 में। ये चारों रचनाएं बहुत फेमस है, सम बताना बहुत जरूरी था। ये चारों रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी पूछते हैं। प्रिय प्रवास का 1914, यशोधरा 1933, कामायनी 1935, यामा 1940। साकेत नगरी, जो साकेत नामक ग्रंथ लिखा गया, तो फिर साकेत का अर्थ क्या है? साकेत नगरी का अर्थ क्या बताया गया? अयोध्या। क्या है? साकेत का तात्पर्य क्या? अयोध्या से। अरि ओ करुणा प्रभा में किसकी रचना है? बहुत फेमस है, अज्ञे जी की। अरि ओ करुणा प्रभा में अज्ञे जी की है, बहुत फेमस है। अगली कविता आती है इनकी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, महादेवी वर्मा की बहुत फेमस पंक्ति है। इसमें अलंकार कौन सा भैया? पुनरुक्ति नहीं भाई, वेपसा है। कौन सा अलंकार है? वेपसा है। खैर पुनरुक्ति भी सही हो जाएगा, कहीं कहीं पर पुनरुक्ति को यानी वेपसा को पुनरुक्ति का ही भेद मान लेते हैं, वहां पर सही हो जाएगा। वैसे शुद्ध रूप में वेपसा सही है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, बहुत फेमस है। पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं। एक भारतीय आत्मा भैया कहा किसने था? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने कहा था। हाँ, इनमें से आधुनिक मीरा किसे कहा गया? आधुनिक युग की मीरा वेदना की साक्षात मूर्ति, है ना? और दुर्गा शक्ति किसको कहा गया? महादेवी वर्मा को कहा गया। पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया? पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो ये पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को क्या कहा जाता है? तो प्रगतिवाद। यानी मार्क्सवाद जो समाज के क्षेत्र में मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या हो जाता है? प्रगतिवाद हो जाता है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। ये किसका, ये काव्य पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? तो कामायनी से ली गई हैं। और कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी हैं। और कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 ईस्वी है। छायावाद का मैनिफेस्टो किसको कहा गया? पल्लव की भूमिका को। छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव की भूमिका को कहा गया। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय थे कि जब रीतिकाल खत्म हो रहा था, आधुनिक काल उदय हो रहा था, उस समय की बात हो रही थी। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था, जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का पुराना नाम क्या था? आरंभिक नाम क्या था? तो चौखंबा स्कूल है, बहुत फेमस है। चौखंबा स्कूल बनारस में है। भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा, भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। किस भाषा में लिखी गई? तो खड़ी बोली में लिखी गई कविताएं उनकी फूलों का गुच्छा में संकलित हैं। एक रचना है फूलों का कुर्ता, ये भैया किसकी है? फूलों का कुर्ता क्या चीज है? अरे उपन्यास नहीं है, कहानी है। किसका? यशपाल का। एक करवा का व्रत भी इनकी कहानी बहुत फेमस है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, किसने कहा? उत्तरार्ध भक्तमाल में कहा गया। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो इन मुसलमान हरिजनन पर यानी रहीम और रसखान के लिए, किसके लिए? रसखान और रहीम के लिए कहा था। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, उत्तरार्ध भक्तमाल में कहा। वैसे भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, लेकिन उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।
मन की लहर बहुत फेमस काव्य ग्रंथ है, जिसके रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र वही है जिनको द्वितीय भारतेंदु कहा गया। क्या कहा गया? द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है भाई प्रताप नारायण मिश्र जी को। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? प्रेमघन की है। तदीय समाज की स्थापना बहुत फेमस है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। नए जमाने की मुकरी किसने लिखी? तो नए जमाने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब कहा? बात हो चुकी है भारत दुर्दशा में। अदीब और सलमा पात्र कमलेश्वर के किस उपन्यास में हैं? कितने पाकिस्तान में। मैं बोरिसाइल्ला उपन्यास की लेखिका महुआ मांझी बहुत फेमस हैं। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह। बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? बाल मुकुंद गुप्त की बात हो, शिव शंभू का चिट्ठा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे बहुत फेमस हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों की प्रमुख विशेषता रही है, ये सभी पत्रकार थे। यानी भारतेंदु युग के या भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार हैं उनकी विशेषता क्या है? कि ये सभी पत्रकार थे। यानी ये किसी न किसी पत्रिका का संपादन भी स्वयं करते थे। ये किसी न किसी पत्रिका का भी स्वयं संपादन भी करते थे, कविताएं लिखते थे, साहित्य तो लिखते ही थे। भारत 12 मासा किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास जी की। सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की बहुत फेमस पुस्तक है। और जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बताया गया, प्रताप नारायण मिश्र की है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने। 2013 पीजीटी पूछा गया था, बहुत फेमस है। देश भीतर देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो देश भीतर देश प्रदीप सौरभ का। किसका है? प्रदीप सौरभ का। प्रदीप सौरभ का एक और उपन्यास है, कौन सा भैया कोई बताएगा? मुन्नी मोबाइल। तो मुन्नी मोबाइल किसने लिखा है? प्रदीप सौरभ ने लिखा है। एक मोबाइल के नाम से रचना लिखी, उपन्यास लिखा गया, हाँ, क्षमा शर्मा के द्वारा लिखा गया, मोबाइल के नाम से। एक पिंजरे की मैना लिखा गया था, हाँ, चंद्र किरण सोनरिक्शा ने लिखा था। आत्मकथा है बिल्कुल। अपहरण भाईचारे का नाटक के लेखक सफदर हाशमी। अपहरण भाईचारे का। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन। यहां पर देख करके हम लोग किसी दूसरे पर पहुंच जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर पहुंच जाते हैं, जबकि है किसकी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। ये भी टीजीटी 2013 में पूछा गया था, बहुत फेमस है। अगला, मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंद लला ब्रस भानु दुलारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्कृत पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 में बने और 1920 तक संपादन किया। यानी 1903 से 1920 तक कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? ये भी याद रखिएगा, कितने वर्षों तक? तो 17 वर्षों तक संपादन किया। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया? बताया था इससे पहले, बाल मुकुंद गुप्त को। बाल मुकुंद गुप्त किसलिए जाने जाते हैं? शिव शंभू का चिट्ठा के लिए। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे कहा गया? श्रीधर पाठक को कहा गया। संपत्ति शास्त्र, इसकी चर्चा हुई जब प्रेम संपत्ति लता बताए थे ठाकुर जगमोहन सिंह की, तो संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को कहा गया। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में अनुदित की गई? तो उजड़ ग्राम। कौन सी है? उजड़ ग्राम, जो किस भाषा से? अंग्रेजी से। द डिजर्टेड विलेज का हिंदी में अनुवाद किया गया था खड़ी ब्रज भाषा में। अगला, अपना क्या है इस जीवन में? सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। देखो, अपनी केवल धार बड़ी फेमस कविता भी है और बड़ी फेमस एक रचना भी है। किसकी है? अरुण कमल की। तो अरुण कमल इसके रचनाकार हो जाएंगे। आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी? शुरुआत में ही बात किए थे, बाबू गुलाब राय आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा देते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की प्रथम रचना कौन सी है? तो कृष्ण शतक है। हरियोध जी ने अपनी किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? तो रस कलश में। किसमें? रस कलश में की है। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास कितने सर्गों में? 17 सर्गों में। बात अभी इससे पहले भी हो चुकी है, 17 सर्ग में परिप्रवास में। हरियोध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? तो हरियोध जी का रीति ग्रंथ जो ऊपर बताया गया रस कलश है। हरियोध का वैदेही वनवास प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना रंग में भंग। ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता,
तो मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कहा जाएगा तो पहली कविता भाई क्या हो जाएगा, हेमंत है। क्या है, हेमंत। कब आई थी, सन कोई बताएगा भैया, 1905 में। और रंग में भंग प्रथम रचना है, ये कब आई थी, 1909 में। रंग में भंग 1909, हाँ रंग में भंग 1909 है और हेमंत 1905 है। यदि गुप्त जी की पहली कविता कहा जाए तो हेमंत, और गुप्त जी की पहली रचना कहा जाए तो रंग में भंग। ये रंग में भंग वही है जहां से पिछली बार टीजीटी 2021 में पूछा गया था, राजपूती आन बान शान की कथा, राजपूती आन बान शान की कथा इसमें कही गई है। किसमें, रंग में भंग में, रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। लेकिन कब दी थी, कब दिया था, 1936 भी, सन भी याद रखेगा, 1936 में। कहां पर दिया था, काशी में। कहां पर, काशी में। किस पुस्तक के लिए, भारत भारती से प्रेरित होकर के। तो भारत भारती से प्रेरित होकर के 1936 में काशी में महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। भारत भारती भैया प्रकाशित कब हुई, हाँ बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है, भारत भारती। अच्छा, भारत भारती का प्रकाशन देखो आगे लिखा भी है 1912। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहां साकेत का अर्थ है, बताया गया, अयोध्या। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं, 12 भी बताया गया, और 12वें सर्ग में ही लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन हुआ। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्येर उपेक्षिता। काव्येर उपेक्षिता, काव्येर जो होगा यहां पर रा लग जाएगा, तो काव्येर उपेक्षिता हो जाएगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो नवा सर्ग है। कौन सा, नवम सर्ग, नवा सर्ग है। मुझे फूल मत मारो, बहुत फेमस है, मुझे फूल मत मारो, नवम सर्ग से है। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो विष्णु प्रिया में हुआ। किसमें हुआ, विष्णु प्रिया में हुआ है। आधुनिक काल को साहित्य काल की संज्ञा किसने दी, आधुनिक काल को साहित्य काल, पृथ्वीनाथ कंवल कुलश्रेष्ठ। तो आधुनिक काल को साहित्य काल किसने कहा है, तो पृथ्वीनाथ कंवल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा जी हो जाते हैं, दूसरा गणपत चंद्र गुप्त हो जाते हैं। और आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हो जाते हैं। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है, तो बाबू गुलाब राय हो जाते हैं। फिर आगे बात आती है, अच्छा देखो आ ही गया, आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से आशय है यानी मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। यानी आधुनिक काल का मतलब क्या है कि मध्यकाल की भिन्नता से अलग होकर के कुछ नया हो। तो यहां पर कौन का, डॉक्टर नगेंद्र जी का यह मानना है, नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानता था, तो राजा लक्ष्मण सिंह उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते थे। और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा की विशेषता आपको पूछी जाए तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात करते हैं, इनकी भाषा ऐसी ही है। और निम्नलिखित में से किस विद्वान की भाषा चुलबुली, चटकीली और मुहावरेदार तथा चलती हुई भाषा मानी जाती है। किस विद्वान की भाषा चुलबुली, चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा मानी गई, इंसा अल्लाह खां। कौन सी, इंसा अल्लाह खां की है। इंसा अल्लाह खां से एक दिन बात किए थे कि इंसा अल्लाह खां की जो है एक कहानी, रानी केतकी की कहानी, जो लंबी कहानी या इसको कहीं कहीं उपन्यास भी कहा गया, ये हिंदी का पहला उपन्यास माना गया किसी विद्वान के द्वारा। किसके द्वारा भैया, हाँ तो शिव नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा इंसा अल्लाह खां की कहानी, हाँ उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया। वैसे कहीं कहीं पर ये लंबी कहानी भी मिलेगा आपको। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है, तो कई रचनाएं हैं, द्वापर है, विष्णु प्रिया है, यशोधरा है। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण है। अगला यहां पर विरहिणी नारी की द्वापर, विष्णु प्रिया, यशोधरा, साकेत भी हो सकता है, सही है गलत है, साकेत हो सकता है क्योंकि वहां पर भी तो उर्मिला लक्ष्मण से अलग थी, हो सकता है। लेकिन यहां पर विकल्प के आधार पर शायद 3 ही दिए गए। मैथिली शरण गुप्त की आतुकांत रचना कौन सी है, मेघनाद वध है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है, विकट भट्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक राजपूत, जोधपुर के एक राजपूत के 3 पीढ़ियों तक, सरदार के 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा विकट भट्ट में है। दूसरा,
एक भी होता था राजपूती आन बान शान की कथा किसमें, तो रंग में भंग है। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है, तो द्वादश सर्ग में, यानी 12वें सर्ग में लक्ष्मण उर्मिला मिलते हैं। मैथिली चंद्रगुप्त की किस काव्यकृत को हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण, जय भारत, ये बात हुई थी। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद गुप्त जी ने किस उपनाम से किया, मधुप उपनाम से। किस नाम से, मधुप उपनाम से लिखते थे। त्रिशूल किसका उपनाम है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल भी है। जकी उपनाम से उर्दू भाषा में कौन लिखता था, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी लिखते थे। हिंदी में अरबी फारसी ध्वनि चिन्हों के नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगाने की परंपरा किसने शुरू की थी, यानी हिंदी में जो क ख ग ज फा के नीचे नुक्ता लगा करके काम चला लेते हैं, ये परंपरा की शुरुआत किसने की थी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। किसने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि किसे कहा गया, जगन्नाथ दास रत्नाकर को रीतिकाल और आधुनिक काल, हाँ रीतिकाल और आधुनिक भक्ति काल, रीतिकाल और भक्ति काल का समन्वयात्मक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को। अनुराग रत्न के रचनाकार, अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा शंकर। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलिया छंद में स्वदेशी कुंडल। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह क्या है, तो यहां पर मानसी। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है, 3। राम नरेश त्रिपाठी ने 3 खंड काव्य लिखे, कौन कौन से थे, एक का नाम था स्वप्न, एक का नाम था पथिक और एक मिलन। तो मिलन, पथिक, स्वप्न, ये 3 खंड काव्य थे और मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह था। रामचरित चिंतामणि, रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है, रामचरित उपाध्याय की है। किस विद्वान ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था, सर सैयद अहमद था। कितना खतरनाक आदमी था, अगर इसकी बात मान लेते तो आज हम लोग बेरोजगार होते। कितना खतरनाक आदमी भाई, सर सैयद अहमद खान, हिंदी पढ़ाने का विरोध कर दिया था। किस विद्वान ने भारतेंदु युग को जनवादी विचारधारा कहा है, किस विद्वान ने भारतेंदु युग को जनवादी विचारधारा कहा है, रामविलास शर्मा जी। सरगो नरक ठिकाना नाही बहुत फेमस है, किसने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कल्लू अल्लाहिद के नाम से शायद लिखा था। मुझे फूल मत मारो, इसकी भी बात हो रही थी, मैथिली चंद्रगुप्त की बहुत फेमस पंक्ति है, मुझे फूल मत मारो। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, मान लीला, अपवर्ग, पंचक और तन्मय लीला। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर के 70 काव्य ग्रंथ लिखे। कितने, 70 काव्य ग्रंथ लिखे, और ये सभी 70 काव्य ग्रंथ आपके नोट्स में है भाई, वहां से पढ़ सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं आ जाती हैं जो हो सकता है पहली बार हम सुनते ही हैं, ऐसी भी आ जाती है कभी कभी। तो 17 पढ़े रहोगे तो वहां पर सही हो जाएगा। तो मान लीला, अपवर्ग, पंचक और तन्मय लीला यहाँ पर 3 विकल्प के आधार पर सही है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य के युग प्रवर्तक बने। बहुत फेमस पंक्ति है, किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने है। बस्ती खिले गुलाबों की कई बार चर्चा हुई, बस्ती खिले गुलाबों की नामक यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित है, मिट्टी के फूल। मिट्टी के फूल, लाल निशान, बहुत रात गए। मिट्टी के फूल, लाल निशान, बहुत रात गई, ये 3 यहां पर काव्य संग्रह जो नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित हैं। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है ना, किसने लिखा, मैथिली चंद्रगुप्त ने। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो, ये बहुत फेमस है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है, बहुत फेमस है। और ये जीआईसी यानी कि जो लोक सेवा आयोग है आपका यूपी पीएससी, इसका बहुत पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किसने लिखा, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है और प्रिय प्रवास में। अगला है ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, बहुत फेमस पंक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में इससे पहले बात हुई थी, है ना। विराम चिन्ह हो गया, किरण वेला है, मधुलिका, ये 3 यहां पर काव्य संग्रह दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, तो जीवन के गान, हिल्लोल, कटे अंगूठों के वंदनवार, ये शिवमंगल सिंह सुमन वही है जिन्होंने क्या लिखा था, मिट्टी की बारात लिखा था, मिट्टी की बारात। तो मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन। ये कौन सा है, संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत है ना, शोक गीत, ये फेमस है, पूछा जा सकता है भाई। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, कहां पर कहा गया, साकेत में। कहां पर, मेरे चपल यौवन बाल, साकेत में।
निम्नलिखित में से त्रिलोचन की कौन सी रचना अवधी भाषा में, अमोला, अमोला बहुत फेमस है, अवधी भाषा में लिखी गई। कविता कलाप किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता कलाप। बकरी विलाप एक रचना है, ये किसकी है, बकरी विलाप, नहीं वो तो बकरी है, बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सही है, हरिश्चंद्र का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रांगे राघव द्वारा रचित है, अजय खंडहर, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह आरसी प्रसाद सिंह का है, कलापी, आस्था का अग्निकुंड, भारती सावित्री, यह है। कविता कौमुदी काव्य संग्रह रामनेश त्रिपाठी का, कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी का, ग्राम गीतों का संकलन किया गया इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सुदर्शन चक्र, नहीं केवल सुदर्शन, सुदर्शन का है, मजदूरों की रणभेरी, जिंदगी का मेला, ओट की चोट, ये सुदर्शन का है। झुलसा हुआ रक्त कमल, झुलसा हुआ रक्त कमल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन, डॉक्टर रणजीत हैं, कौन है, डॉक्टर रणजीत, झुलसा हुआ रक्त कमल। अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन पर 3-4 रूट कर बम की तरह फूट कर भड़बूजे की आंख तो फोड़ ही सकते हैं, यह भी डॉक्टर रणजीत का कहना है। क्वासी बहुत फेमस कविता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। वेणुले गूंजे धरा के रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, वेणुले गूंजे धरा, हिम तरंगिनी, हिम क्रेटनी, माता, ये सब इन्हीं के हैं। भारतेंदु युग का एक दूसरा नाम क्या है, पुनर्जागरण। भारतेंदु ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया, तो जानकी मंगल, इनका नाटक नहीं था, जानकी मंगल ने स्वयं अभिनय किया का मतलब क्या, नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है ना, तो उसमें इन्होंने अभिनय किया था। तो देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 नाटकों में अभिनय किया, एक तो जानकी मंगल जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया, दूसरा कौन सा था भैया कोई बताएगा, सत्य हरिश्चंद्र और नील देवी। नील देवी में पागल की भूमिका, नील देवी में पागल की, और हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की बात की थी। फिर जानकी मंगल हो गया। काशी में नेशनल थिएटर, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ऐसे व्यक्ति थे जो साहित्य के लिए तो अपना पूरा धन, या कह सकते हो अपना पूरा कुबेर खोल दिया था, आखिरी में गरीब भी हो गए थे। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, परीक्षा गुरु, है ना। तदीय समाज से किसका संबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, यानी तदीय समाज के संस्थापक कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अतपारी, बहुत फेमस पंक्ति है, किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई। धन्य भूमि भारत सब जनन की उपजावन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की, टीजी 2013 में पूछा गया था, इससे पहले ये बात हो चुकी। लाला श्री निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की, बालकृष्ण भट्ट जी ने। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो अब्र के नाम से लिखते थे। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया, लाला सीताराम ने। गोल्ड स्मिथ की कृत ट्रेवलर, किसका, ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया, श्रीधर पाठक। ट्रेवलर का किस नाम से किया भैया, श्रांत पथिक के नाम से, सही है क्या, हाँ श्रांत पथिक के नाम से किया, तो श्रांत पथिक के नाम से ट्रेवलर का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह क्या है, फूलों का गुच्छा है, बात हो चुकी है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के हैं। वैसे बाल मुकुंद गुप्त ऐसे हैं जो द्विवेदी युग और भारतेंदु युग दोनों के संयोजक कड़ी का काम करने वाले हैं। इनमें से कौन भारतेंदु युगीन लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, है ना, प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, बालकृष्ण भट्ट जी हो गए, अंबिका दत्त व्यास हैं, ये सब इसी युग के हैं। इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, प्रेमचंद। प्रेमचंद भाई 1880 में पैदा हुए थे, ये किस युग के हैं, हाँ शुक्ल युग, छायावादी युग, या उपन्यास में कहो तो प्रेमचंद युग, है ना, जैसा भी आ जाए। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया, 1884 में ददरी मेले में। कौन से मेले में, ददरी मेले में, ददरी मेला था। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता, भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार कौन, लाला श्रीनिवास दास, बहुत फेमस।
भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित? स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सामान्य रूप से आधुनिक काल के समय सीमा का प्रारंभ 1857 से, कुछ लोग 1850 से और कुछ लोग 1868 से भी मानते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निर्धारित किया है? तो संवत 1900 से 1984। आधुनिक काल की बात हो रही है, भारतेंदु की बात नहीं हो रही है। आधुनिक काल के समय रामचंद्र शुक्ल ने, तो संवत 1900 से 1984। इसको अगर सन में कहा जाए तो सन में क्या हो जाएगा? 1843 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक। सही है या गड़बड़ है? 57 जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 57 जाएगा तो 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, यानी 27, 1927 होगा। लेकिन बाद में आगे चलकर शायद 1941 किया था। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? यानी यह युग, जिसको भारतेंदु युग कहा गया, तो यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्यकार पर पड़ा? साहित्य पर पड़ा तो बांग्ला साहित्य पर। भाई कोई भी चीज नहीं आती थी तो बांग्ला से ही शुरुआत होती, बांग्ला पर उसका पहले प्रभाव पड़ता था। भारतेंदु युग को नवजागरण काल किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने नवजागरण काल कहा। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या? 1857 से 1900 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी के कालखंड को क्या नाम दिया? नई धारा प्रथम उत्थान। नई धारा प्रथम उत्थान। यहां पर ध्यान दीजिएगा, किस कालखंड को? 1925 से 1950 की बात हो रही है। भाई प्रथम उत्थान है और धारा कौन सी है? नई धारा। पुरानी धारा क्या हो जाएगी? तो पुरानी धारा 1900 से 1925 तक। पुरानी धारा 1900 से 1925 तक है और नई धारा के साथ प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। तो प्रथम उत्थान क्या हो जाएगा? 1868 से 1893 ईस्वी प्रथम उत्थान। और जो द्वितीय उत्थान है वो क्या हो जाएगा? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। और फिर तृतीय उत्थान 1918 ईस्वी से। हाँ, संवत याद करना आसान है, लेकिन बाई दबे कहीं सन में आ गया, कहीं सन में आ गया। और हाँ बिल्कुल निकाल लोगे तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे साथी हैं मन में ही निकालने लगते हैं, मन में नहीं निकालने थे, तो यहां पर मन में निकाल रहे थे, गड़बड़ हो गया। सीधा 57 घटाना है। क्या करना है? 57 घटाना है, तब जाके निकालना है। जल्दबाजी का काम नहीं करना है, जल्दी का काम शैतान का होता है, याद रखना। अगला, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? खड़ी बोली को। आधुनिक काल में खड़ी बोली में काव्य रचना होने लगी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? किसने? मध्यकाल से भिन्न और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण। भाई किसका कहना है? डॉक्टर नगेंद्र का कहना है ऐसा। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र, कई बार पूछा गया। कश्मीर कुसुम बहुत फेमस कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु की खड़ी बोली में लिखी गई कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। ये राजा लक्ष्मण सिंह वही हैं जो शकुंतला नाटक का भी अनुवाद किए थे। कब किए थे भैया राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला का अनुवाद? 1862 या 61 में बड़ी दिक्कत है। 61 और 62 दोनों में से याद रखिएगा। जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की? गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे भाई। कृष्णायन, जैसे सीतायन लिखा गया था वैसे कृष्णायन महाकाव्य की रचना किसने की? अवधी भाषा में लिखा गया। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद कौन है भाई? सही है, द्वारिका प्रसाद सक्सेना नहीं है, शायद मिश्र हैं। कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप सिंह, ये नहीं है। आधुनिक काल को नवीन काल के संज्ञा किसने दी? बात हो चुकी है, बाबू गुलाब राय। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। भारतेंदु का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया, जिसकी भी चर्चा हो रही थी। बकरी बिलाप के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा गया भाई। भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में या किस रचना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया? ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कवि वचन सुधा पे चले जाएंगे या बहुत लोग भारत दुर्दशा पे चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर किसमें? प्रबोधनी। किसमें? प्रबोधनी रचना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया।
अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु के नाम से एक नाटक लिखा गया जयशंकर प्रसाद का, और जैसे ही अजात शत्रु पूछा जाएगा 90% लोग पहुंच जाएंगे कहां? जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल पक्का क्वेश्चन हमारा सही हो गया। अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा गया, पूछा यह गया है, और वो लगा के क्या आएंगे? अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है, ये लगा के आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो अजात शत्रु किसको कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा गया। सोचो, जो अपना पूरा पूरा धन ही लुटा दिया हो साहित्य के लिए, साहित्य की सेवा में, उसका शत्रु कौन पैदा हो सकता है? भाई अजात शत्रु का मतलब क्या? आ प्लस जात, जात माने उत्पन्न होना, आ माने तो नहीं, मतलब जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो भाई ऐसे लोगों का शत्रु कहां पैदा होंगे? तो अजात शत्रु किसको कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा गया। भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उर्दू में रसा उपनाम से, किस नाम से? रसा उपनाम से कविताएं लिखते थे। नए जमाने के मुकरी किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। पैरोडी, स्यापा, गाली, है ना, इन रूप में कविताएं किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किसने किया? तो भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय खत्री, बात इससे पहले भी हो चुकी। विश्राम सागर के रचनाकार कौन है? रघुनाथ दास रामसनेही। अगला, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित कब किया? 1880 में। यहां पर थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि, भाई इससे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अंग्रेजों के बड़े हिमायती थे, अंग्रेजों के बड़े हिमायती थे। आजकल की भाषा में तो चापलूस कह सकते हो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अंग्रेजों के बड़े चापलूस थे। अंग्रेजों ने उनको खुश करने के लिए सितारे हिंद की उपाधि दी। हिंद का सितारा, क्या कहा? हिंद का सितारा। सितारा मतलब तारा, सब लोग जानते हो, छोटा सा तारा। अब हिंदी के लोगों को या हिंदुस्तान के लोगों को यह बात कहां सूट करेगी? उन्होंने क्या कहा? तुम तो तारे हो, ठीक है, अच्छी बात, खुश रहो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहा? काशी के विद्वान या काशी के पंडित, जो भी कहो, काशी के पंडित को, काशी के विद्वान को, काशी के साहित्यकार को, इनको भारतेंदु का। भारत धन इंदु, इंदु माने चंद्रमा, भारत माने भारत का, ये भारत का चंद्रमा हो गए। यानी कि तारे टिमटिमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तारा एक हमारा चंद्रमा निकल आया, आपका तारा गायब हो जाएगा, वो स्थिति हो गई। यानी इनका बड़ा सम्मान मिल गया। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भाई सम्मान जरूर मिला बड़ा, लेकिन उनका काम भी बड़ा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काम भी बड़ा था, तभी सम्मान बड़ा मिला। 1880 में काशी के पंडित किसने? नाम बताओ भैया, कौन पंडित थे? रघुनाथ राव। गुड, हाँ, रघुनाथ राव। अच्छा, इससे पहले किस पत्रिका ने भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव पारित किया था? कौन सी पत्रिका थी? नहीं, सार सुधा निधि। ये गुड, सही है, सार सुधा निधि। इस पत्रिका ने पहले ही इनको भारतेंदु की उपाधि देने के लिए स्वीकार कर लिया था। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? भारतेंदु युग। भारतेंदु के साहित्य गुरु कौन है? भारतेंदु के साहित्य गुरु, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु के एक और गुरु का नाम मिलता है, कौन है भैया? भारतेंदु के दूसरे गुरु, पंडित लोकनाथ। पंडित लोकनाथ भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु जी हैं। बिल्कुल सही है। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है? प्रेमघन जी हैं। विजयनी विजय वैजयंती कविता किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? अयोध्या प्रसाद खत्री की है। भारत 12 मासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी? राधा कृष्णदास की। भारतीय युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा घोषित किया? तो भाई भारतीय युग के कवि भाई रसवादी थे, जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह किस आलोचक का कथन है? रामविलास शर्मा जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों की संख्या कितनी है? तो 70। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 70 काव्य ग्रंथ लिखे हैं। कुल ग्रंथों की संख्या कितनी भैया कोई बताएगा? 100। कुल ग्रंथ 175 है ना। 175 में से 70 ग्रंथ ऐसे हैं जो इनके काव्य के हैं, बाकी 105 ग्रंथ दूसरे हैं। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास रोड़ा छंद में लिखी गई। पूरी अमी की कटोरिया से चिरजीवो विक्टोरिया रानी, यानी पूरी अमी की कटोरिया से चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी के समस्या पूर्ति
कार्य कौन है? अंबिका दत्त व्यास ने पूरा किया, बहुत फेमस है, 2013 टीजीटी में पूछा गया था। भीतर भीतर सब रस चूसई हंसी हंस के तन मन धन मूसई, किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किय सनाथ भोली, किय सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन, पंक्ति किसकी है? प्रेमघन जी की है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, के रचनाकार कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जीवत विदेश की वस्तु लय ता बिनु कुछ नहीं कर सकत, जीवत विदेश की वस्तु लय ता बिनु कुछ नहीं कर सकत, यानी विदेश की वस्तु लेकर के कुछ नहीं कर सकते हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। मेरे तो साधन एक ही है, मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लाला वर्ष भानु दुलारी, के अमर गायक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बहुत फेमस है। जागो अब तो खलबल दलन रक्षहु अपनो आर्य मग, के रचनाकार कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विधवा बिलपय नित धेनु कटय, विधवा बिलपय नित धेनु कटय, को लागत हाय गुहान की, गुहान नहीं, किसने कहा है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। कहां करुणानिधि केशव सोए, बहुत फेमस है, कहां करुणानिधि केशव सोए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्य भूमि सब रत्नन की उपजावन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना, ये समस्या पूर्ति किसने की? प्रेमघन जी ने। पपीहा जब पूछे हैं पीऊ कहां, पपीहा जब पूछे हैं पीऊ कहां, समस्या पूर्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। कौन करेजो नहीं कसकत, कौन करेजो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की, ये किसने कहा? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना आंखियां दुखियां नहीं मानती हैं, समस्या पूर्ति किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कहां पर? प्रेम माधुरी में। एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी किस कृत्य का अनुवाद है? हर्मिट का, द हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा इधर आ जाना चाहिए। क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो कौन भैया? चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद जी हैं। तो चंडी प्रसाद बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का। प्रात समीरन कविता में किस छंद का? बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया। मयंक महिमा कई बार पूछी गई, कविता के रचनाकार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है। आनंद अरुणोदय कविता के रचनाकार प्रेमघन जी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये अब्र के नाम से उर्दू में लिखते थे, किस नाम से लिखते थे? तो अब्र के नाम से उर्दू में लिखते थे। हार्दिक हर्षादर्श रचना के रचनाकार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। भारत भिक्षा रचना के रचयिता का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजय वल्लरी रिपुनाचक किसने लिखा? भारतेंदु ने। विजयनी विलाप जुबली रचना के लिए रचयिता का नाम बताओ? तो राधा कृष्ण दास ने लिखा है। भारत धर्म जटिल वणिक रचना के रचनाकार का नाम बताओ? तो अंबिका दत्त व्यास जी। जयत जय राजेश्वरी, जयत जय परमेश, जयत जय राजेश्वरी, जयत जय परमेश, ये बहुत फेमस पंक्ति है, रचनाकार कौन? अंबिका दत्त व्यास जी। मन की लहर महापर्व रचना के नाम बताइए, रचनाकार के नाम बताओ? तो मन की लहर भैया किसने लिखा है? मन की लहर और महापर्व। तो मन की लहर बहुत फेमस है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र। अगला है कंसुवध, बहुत फेमस है। कंसुवध प्रबंध काव्य रचना के रचयिता कौन है? तो कंसुवध लिखा अंबिका दत्त व्यास ने। तो अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा है? कंसुवध लिखा है। अलौकिक लीला, तो अलौकिक लीला किसने लिखा है? ये अलौकिक लीला के रचनाकार प्रेमघन जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। भारती भूषण के रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास। वाग विलास के रचनाकार सेवक। नव भक्तमाल, देखो एक उत्तरार्ध भक्तमाल था, एक भक्तमाल था, तो भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र और नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। पावस 50 अंबिका दत्त व्यास। प्रेम संपत्ति लता बात हो चुकी है, ठाकुर जगमोहन सिंह। पायस पयोनिधि रचना का रचयिता गोविंद गिल्ला भाई। प्रेम पुष्पांजलि, तो प्रेम पुष्पांजलि किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने। जसवंत जसोभूषण रचना के रचनाकार मुरारीदान। जीर्ण जनपद, ये बहुत फेमस है, जीर्ण जनपद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। प्रताप लहरी नाम से ही पता है, प्रताप नारायण मिश्र की। श्यामा सरोजनी बहुत फेमस है, जगमोहन सिंह।
सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास, कई बार बात हो चुकी है। पढ़ी कमाए कीनो कहा, पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रहीम और रसखान पर, रहीम के दोहों पर कुंडलियां यानी कुंडलियों की रचना किसने की है? राधा कृष्ण दास ने। हाय है उर्दू हाय हाय, है उर्दू हाय हाय, कहां सिधारी हाय हाय, पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो बद्रीनारायण चौधरी को, कलम की कारीगरी समझने वाले। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का एक दूसरा नाम क्या है? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का दूसरा नाम है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित किया गया या विभूषित किया गया। तो नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। ये नाथूराम शर्मा शंकर वही है जिनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है गर्भरंडा रहस्य, सही है? गर्भरंडा रहस्य बहुत फेमस है। तो कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंद और साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में प्रकटित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। यानी साकेत में जो राम का चरित्र है वो काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में प्रकटित होने योग्य ही बन सका है, नंद दुलारे वाजपेयी का मानना है। जिसने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का कथन किसके संबंध में है? तो बिहारी रत्नाकर, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा टीका लिखी गई थी बिहारी सतसई की। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता, किसकी? व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वे धर्म में पिछली बार देखो पूछा गया था, कहां? जीआईसी प्रवक्ता, यूपीपीएससी पिछली बार पूछा गया था, ये बहुत फेमस है। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। भालों में रणझंकार अभी, भालों में रणझंकार अभी, लटकी कट में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। ये किसने कहा है? तो श्याम नारायण पांडे ने। हो सकता है हल्दी घाटी में कहा हो। कहां पर? हल्दी घाटी, बहुत फेमस इनका है। हो सकता है वहीं पर कहा हो। तो श्याम नारायण पांडे की पंक्ति बहुत फेमस है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित होचला, बात हो चुकी इससे पहले। प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया। मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण किया गया है साकेत में। साकेत महाकाव्य है। कब लिखा गया भैया, कोई बताएगा? सन क्या है इसका? 1931 में। सर्ग कितने हैं? सर्ग कितने? 12 सर्ग हैं। हाँ बिल्कुल। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त जी। समस्याएं तो ठीक है, कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी ठीक है, लेकिन समस्याएं मिलकर सुलझाएंगे नहीं, समस्याएं बनाए रखेंगे भाई। समालोचनादर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचनादर्श के नाम से बहुत फेमस है, कई बार पूछा भी गया ये। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की करा। तुलसी के संबंध में किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या? 1912। भारत भारती को अंग्रेजी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास कब आया था? 1914 में, सही है। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। सर्ग कितने? 17 सर्ग हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी का पहला महाकाव्य खड़ी बोली का। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकेगी या न रुकती। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। जकी उपनाम तखल्लुस से प्रसिद्ध हिंदी कवि जो उर्दू में गजलें लिखता था, जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से लिखते थे। और अब्र के नाम से बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। अब्र के क्या नाम उसका? रसा के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है वो खोवत है। कौन? अवधि सम्राट कवि कौन है? बंशीधर शुक्ल जी हैं। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है? संपत्ति शास्त्र, अर्थ से संबंधित है। टीजीटी 2013 में यह भी पूछा गया था। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने ग्रंथ में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के भाई नहीं, राष्ट्रीय काव्यधारा के। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है? मुकुटधर पांडे। ये मुकुटधर पांडे वही है कुररी के प्रति वाले, छायावाद नामक लेख लिखने वाले, निबंध लिखने वाले। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, फिर से देखो आ गया, प्रिय प्रवास, 17 सर्ग हैं और 1914 में प्रकाशित हुआ। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या? 1914 है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं भाई? 17 सर्ग हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा? चोखे चौपते, बहुत फेमस है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया, सीता जी के वनवास की कथा है इसमें। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, कितनी बार पूछोगे यार, प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता है कि विशेषता क्या है? उपदेशात्मक एवं इतवत्तात्मक, ये दोनों विशेषताएं बहुत हैं। अगला, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं? काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं है। मधुप उपनाम से लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त जी हैं भाई। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना। किसकी? राष्ट्रीय भावना की। इसी कारण से तत्कालीन सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, रोक लगा दी थी। भारत, हाँ, कविता प्रभावशाली रचना है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्त सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में क्या कहा? सगुण मूर्त सर्वेश की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत बहुत पूछा जाता है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु से लेकर, हाँ, हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त जी ने। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जी हैं सामंजस्यवादी कवि। कैसे हैं? सामंजस्यवादी कवि हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि, देखो कथन ही आ गया, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी में ऋतु संहार, ध्यान दीजिएगा भाई, ऋतु संहार कहा जाए, ऋतु संहार तो कालिदास की रचना है, लेकिन यहां पर हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन कालिदास दे दिया जाएगा, गड़बड़ कर दोगे, तो पहला ऑप्शन कालिदास पे नहीं, श्रीधर पाठक पे जाना है। द्विवेदी युग नामकरण किस के नाम पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंद्र परगंज, साहित्य सुधाकर, नाथुराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। तो यहां पर फिलिंदी ब्लैंक्स आया था, क्या भरा जाएगा? द्विवेदी युग। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति से हैं? भारत भारती से। देखो क्या कह दिएगा? देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। अब ऐसा कोई बोल देगा तो जो मरने वाला नहीं वो भी मरने के लिए तैयार हो जाएगा। भारत भारती में कहा गया। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित होता, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कहां से लिया गया? प्रिय प्रवास से 1914। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य में ब्रज भाषा को पीछे करके किसको लाया? खड़ी बोली को लाए। राजपूतियान बाण की कथा बात हो चुकी है इससे पहले। रंग में भंग, रंग में भंग कब आया था भैया? रंग में भंग कब आया?
अच्छा, 1905 में कौन सी कविता आई थी इनकी? हेमंत आई थी। रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। चिरगांव, झांसी से संबंध किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। किसान से संबंधित एक रचना थी कृषक क्रंदन, ये किसकी है? नहीं, श्रीधर पाठक कहां होंगे? गया प्रसाद। देखो, अब इस प्रकार की रचनाएं गलत ना करो भाई, बहुत फेमस हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृत रचयिता गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है? नवम है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला के। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। हिंदी भाषा के मानकीकरण के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था द्विवेदी युग। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। ये पंक्ति कहां से ली गई? शायद हमको लगता है भारती से ही है। मैथिली शरण गुप्त जी रचनाकार हैं। प्रिय की, हाँ बिल्कुल, प्रिय की शुद्ध सी ये सरिताएं, प्रिय की शुद्ध सी ये कविताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कहां से? रामनेत्र त्रिपाठी से ली गई। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, जयद्रथ वध से लिया गया। हम कौन थे और क्या होंगे अभी बात हो चुकी है, मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त के इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। साकेत में उर्मिला को। इस पत्रिका सरस्वती के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी यानी मालिक थे। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है भाई। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। इतवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? द्विवेदी युग की। भक्ति काल में जैसा गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? मैथिली शरण गुप्त जी। यहां पर कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। यहां पर कहते सूरदास दिया गया, यहां पर कहते गुप्त जी दिया गया। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के कवि, मैथिली शरण गुप्त जी राम की बात करते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। यहां पर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। यहां पर राम और कृष्ण की बात नहीं हो रही है, यहां पर जो गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण की बात हो रही है। तो गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण जहां पर सूरदास में जैसा मिलता था, वैसा ही आधुनिक काल में किसमें मिलता है? मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। यह बात कही गई है, न कि राम काव्य धारा कृष्ण काव्य धारा की बात हो रही है। अगला है द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परिगीतकार मुकुटधर पांडे कुरेली के प्रति वाले। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। क्या मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा के श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? उद्धव शतक बहुत फेमस है ब्रज भाषा का। अयोध्या सिंह क्या नाम का? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा गया। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है? श्रीधर पाठक प्रकृति के चित्रण में बहुत सिद्धांत थे। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन। ये प्रगतिवादी युग की है। मार्क्सवादी चिंतन प्रगतिवादी युग की प्रवृत्ति। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त को 1936 में काशी में महात्मा गांधी जी के द्वारा गुप्त जी को भारत भारती के आधार पर। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया? अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो। मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? हरिगीतिका। द्विवेदी युगीन काव्य को आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा का काव्य, आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से गुप्त जी ने किया। मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? राम के। महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली, जिस प्रकार से चालाक माली उपवन के बड़े अच्छे से काट छाट करके सही करता, वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा को काट छाट करके अच्छा किए, व्यवस्थित किए। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। राहुल सांकृत्यायन ने दिया, सॉरी एक सेकंड, राहुल सांकृत्यायन, एक सेकंड,
राहुल सांकृत्यायन ने दिया, एक सेकंड में देख लो भैया। चतुर्माली रामचंद्र शुक्ल हमारे में है भैया। आपने क्या है? राहुल सांकृत्यायन। सही है सांकृत्यायन। हाँ, अगर काट के शुक्ल कराए तो सही, शुक्ल ही सही होगा। फिर अभी रुके रहो इसको, फिर वैसे शायद सांकृत्यायन ही सही होना चाहिए, सांकृत्यायन ही सही होना चाहिए। चलो राहुल करो भाई, राहुल सांकृत्यायन। हाँ अच्छा, गड़बड़ हो रहा है आप तो। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, इसको भी रखे रहो, देखा जाएगा। अभी हम क्लास के बाद क्लियर कर देंगे क्या है राहुल सांकृत्यायन या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी में अभूतपूर्व सुधार के लिए, हिंदी में अभूतपूर्व सुधार के कारण किसने द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला, कपास की खेती करने वाला किसको कहा गया? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को कपास की खेती करने वाला साहित्यकार। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला प्रशंसात्मक काव्य किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी के द्वारा लिखा गया। कविता का विषय, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक या उपदेशपरक होना चाहिए। कविता के विषय में किसने कहा? यानी केवल कविता, यानी मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, कुछ ऐसा कहा गया था। किसके द्वारा? गुप्त जी के द्वारा, गुप्त जी के द्वारा। यहां पर क्या कहा गया? कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। वहीं से प्रभावित होकर कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की बात किया गया था इससे पहले, भारत भारती में कहा गया गुप्त जी के द्वारा। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, कहां पर? मैथेश्वर गुप्त जी साकेत में। दिखो ना करो लेखनी बंद श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, बहुत फेमस है श्रीधर पाठक की। उमर खयाम की रुबाइयों के देता मैथेश्वर गुप्त जी। अबला हाय जीवन यही तुम्हारी कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी, गुप्त जी की रचना है, बहुत फेमस है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, रामरेश त्रिपाठी। भैंस भवानी के तब तव सेवा लागे करण पढ़ोगा छूटी, यानी कि भैंस भवानी की सेवा करने लगे और पढ़ना लिखना छूट गया। कौन कहता? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। धरती हिलाकर नींद भगा दे, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, पंक्ति किसकी? गुप्त जी की। देशभक्त वीरों से, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, अब प्राणों का बलिदान कुछ देश की वेदी पर करना होगा, किसने कहा? नाथुराम शर्मा शंकर जी ने कह दिया। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां है, पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली गुप्त जी हैं। छड़ी धार है छैला छबीले बनो, छड़ी धार है छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, व्यंग्योक्त किसकी है? नाथुराम शर्मा शंकर की। अति खल की संगति करने से, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, रामजीत उपाध्याय। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चोखे चौपते। किसान मैथेश्वर गुप्त, जगत सच्चाई चार श्रीधर पाठक, हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। इस पर चर्चा हो चुकी है, दोबारा आ गया। हरिऔध की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते थे। कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। गर्भरंडा रहस्य, गर्भरंडा रहस्य किस कवि की रचना है? नाथुराम शर्मा शंकर की बात कर रहे थे इससे पहले। गुणवंत हेमंत, ध्यान दीजिएगा, एक हेमंत कविता है तो हेमंत गुप्त जी की है, 1905 में आई थी। लेकिन गुणवंत हेमंत ये किसकी है? तो गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की है। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? रामरेश त्रिपाठी। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक इनका बहुत फेमस ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह का वर्णन, किसका? राधा के विरह का वर्णन किस सर्ग में किया गया है? तो चौथे सर्ग में। किसमें? चौथे सर्ग में। पथिक किसकी रचना है? मिलन पथिक स्वप्न रामरेश त्रिपाठी की। अनुराग रत्न ये किसकी है? नाथुराम शर्मा शंकर की। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना? एकांतवासी योगी को।
रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे कहा? तो मैथिली शरण गुप्त जी को। किसके अनुसार है भाई? शुक्ल जी के अनुसार कहा गया स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि मैथिली शरण गुप्त जी को। सही है या रामनरेश त्रिपाठी है? रामनरेश त्रिपाठी, हाँ यहां पर रामनरेश त्रिपाठी जी हो जाएंगे भाई। श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि रत्नाकर है जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण किस छंद में है? रोला छंद में। साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत क्या है? तो महाकाव्य। साकेत क्या है? महाकाव्य है। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा गया। साकेत महाकाव्य के आरंभ में मैथिली शरण गुप्त ने किसकी वंदना की है? गणेश सरस्वती की। किसकी? गणेश सरस्वती की वंदना की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रबंध मतलब महाकाव्य। स्वदेशी कुंडल में देशभक्ति पूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, यह रचना किसकी है? स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। कवि सम्मेलनों का बादशाह किसको कहा गया? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। यानी कवि सम्मेलनों का बादशाह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। भौमासुर वध कांता प्रसाद गुरु, ये वही है हिंदी के पढ़ने वाले, हिंदी व्याकरण लिखने वाले। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति किसकी? मुकुटधर पांडे की। उद्धव शतक के लेखक कौन है? लेखक मतलब नहीं रचनाकार होना चाहिए, लेखक तो अलग हो जाएगा। लेखक गद्य का होता है, रचनाकार या रचयिता काव्य का। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा? राष्ट्रीय भावना। प्लासी का युद्ध के रचनाकार कौन है? प्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। किस द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर में बात हुई है? किसको? नाथूराम शर्मा शंकर को। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद? किस कृति का अनुवाद? अब देखो किस कृति का अनुवाद कहा गया, किस नाम से किया? तो हर्मिट का। किसका? किस कृति का अनुवाद किया? तो अनुवाद किया यानी कि अनुवाद किया तो यहां पर आ गया। वहां पर गोल्ड स्मिथ की कृति कौन सी थी? यहां पर दिया गया भाई आपका हर्मिट। एक हो गया हर्मिट का किस नाम से किया था? दूसरा है द ट्रेवलर और दूसरा आ जाएगा डेजर्टेड विलेज। डिजर्टेड विलेज हो जाएगा उजड़ ग्राम, नाम से ही पता है। ट्रेवलर का श्रांत पथिक और द हर्मिट का एकांतवासी योगी। ये हो जाएगा। निज भाषा बोलहु लिखो पढ़ो गुनहु सब लोग। निज भाषा बोलहु लिखो पढ़ो गुनहु सब लोग, ये किसने कहा है? तो श्रीधर पाठक जी ने कहा है। ये बात हुई भारतेंदु युग और द्विवेदी युग या भारतेंदु पूर्व युग से, यानी 1843 से 1918 ईस्वी के आसपास की जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके ऊपर बातचीत हुई। कल आगे हम लोग बातचीत करेंगे छायावादी युग से लेकर के आज तक का जो भी साहित्य है, जो आपके नोट्स में था या जो आपके टेस्ट हुए हैं उनसे संबंधित यहाँ पर तथ्य आपके दिए जाएंगे। ये कल हो सकता है संभवतः सुबह भी क्लास हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्लास में जरूर जुड़िएगा। समय बता दिया जाएगा अभी क्लास के बाद आपको, यानी मैसेज के द्वारा बता दिया कितने बजे से होगी, क्योंकि शाम को क्लास कल मुश्किल हो पाना, संडे है, टेस्ट होना है आपका और टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहो। सुबह जो क्लास होगी यदि जुड़ पाते हैं तो ठीक ठाक है, नहीं जुड़ पाते हैं तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी यूट्यूब पर भी और आपके ऐप पर भी, जहाँ पर इच्छा हो आप देख सकते हो, तो बहुत परेशान नहीं होना कि जहाँ से कल क्लास बंद कर दो, या हो सकता है बंद भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि समय के हिसाब से रखा जाएगा। यदि हमारे पास समय होगा तो हम जरूर कल क्लास लेंगे और कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, तभी आपका आधुनिक काल खत्म हो पाएगा। या कोई प्रश्न कोई डाउट हो?